अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, आज के इस लेक्चर में मैं आपको जो चीज़ पढ़ाने जा रहा हूँ वो है वर्ब, यानी कि फेल। और पहले लेक्चर में मैंने आपको हेल्पिंग वर्ब्स पढ़ाए थे 24 और 27। ठीक है, 24 भी हैं और 27 भी। कुछ ग्रामेरियंस कहते हैं कि यूज़ टू, डेयर और नीड जो ना, ये भी हेल्पिंग वर्ब है। तो इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं। बहुत से तलबा ने मुझे कमेंट किया, सर पहले मैं आपने 27 फिर 24, तो दोनों ही ठीक हैं, 24 भी और 27 भी। आज का जो लेक्चर है इसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा वर्ब। ठीक है, अब आपको वर्ब को समझना कोई मुश्किल नहीं है। और एक बात याद रखिएगा, वर्ब को हम इंग्लिश के जुमलों का दिल कहते हैं। अगर वर्ब ना हो या हेल्पिंग वर्ब ना जुमले में, तो वो जुमला मुकम्मल नहीं हो सकता। तो वर्ब क्या होता है, आज मैं आपको वर्ब समझाऊंगा बड़े ही आसान तरीके के साथ। सबसे पहली बात तो यह है कि आप इसकी तारीफ को देखें। जुमले में जो काम होता है, जुमले में जो काम होता है उसे हम वर्ब कहते हैं, फेल कहते हैं। कैसे? मतलब एक एग्जांपल देता हूं। मतलब मैं कहता हूं अली कपड़े धोता है। अब अली कपड़े धोता है, इसमें कौन सा काम हुआ है? धोना। ठीक है, तो यहां पे जो धोना है वो क्या है? वर्ब है, फेल है, एक एक्शन है जो कि जुमले के अंदर हो रहा है। ठीक है, उसके बाद वर्ब को पहचानने के तरीके। वर्ब को पहचानने के तरीके। अच्छा, यहां पे एक बात क्लियर करना चाहता हूं, हेल्पिंग वर्ब्स कितने थे? 24 थे या 27? लेकिन वर्ब कितने हैं? तकरीबन 60,000 से ऊपर है। ठीक है, लेकिन इनको जो है ना, मतलब बात तो यह है कि 60,000 से ऊपर है, इनकी हम पहचान कैसे कर सकते हैं? हेल्पिंग वर्ब की पहचान करना तो हमारे लिए आसान हो गया, यानी कि है 27, ठीक है, या 24। लेकिन वर्ब्स इतने ज़्यादा हैं, इनको हम कैसे पहचानेंगे? सबसे पहली बात तो यह है, इसकी जो सिंपल सी डेफिनेशन है वो ये है कि जुमले में जो काम होता है उसे हम फेल कहते हैं। ठीक है, मतलब अली कपड़े धोता है, इसमें धोना एक फेल हुआ। लेकिन कुछ ऐसे तरीके जो मैं आपको बताऊंगा आज, जिससे आप वर्ब को बासानी इंशाल्लाह ताला पहचानना शुरू कर देंगे। नंबर 1, वर्ब को पहचानने के तरीके, उसमें नंबर 1 क्या है? अंग्रेजी का ऐसा लफ्ज जिसकी 5 शक्लें। अंग्रेजी का ऐसा लफ्ज जिसकी 5 शक्लें बन जाएं। ठीक है, अंग्रेजी का ऐसा लफ्ज जिसकी 5 शक्लें बन जाए उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम फेल कहते हैं। मतलब कोई सा भी दूसरा ऐसा लफ्ज है ही नहीं है इंग्लिश में, ठीक है, जिसकी 5 शक्लें बने सिवाय वर्ब के। ठीक है, जिसमें एक एग्जांपल देता हूं, उससे आप आसानी समझेंगे। मतलब एक लफ्ज है गो, इसका मतलब होता है जाना, ये इसकी पहली शक्ल है। दूसरी शक्ल वेंट, तीसरी शक्ल गॉन, और चौथी शक्ल गोइंग, और पांचवी शक्ल गोज। ठीक है, ये बात माइंड में रखिएगा। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी। यहां पे ये बात माइंड में रखें कि अंग्रेजी के अलावा कोई दूसरा लफ्ज ऐसा, अंग्रेजी में वर्ब के अलावा कोई दूसरा ऐसा लफ्ज नहीं है, कोई ऐसा पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं है कि जिसकी 5 शक्लें बन जाए सिवाय वर्ब के। अब यहाँ पे बड़ी सीधी सी बात है कि जो चौथी और पांचवी शक्ल है वो बड़ी आसान है। चौथी और पांचवी शक्ल में हम क्या करते हैं कि पहली शक्ल के साथ हम आईएनजी का इजाफा करते हैं। ये देखें आईएनजी, आईएनजी का जब हम इजाफा करते हैं तो वो बन जाती है
चौथी शक्ल, ठीक हो गया। जब हम आईएनजी का इजाफा पहली शक्ल के साथ करते हैं तो वो चौथी शक्ल बन जाती है। और जब हम एस या ईएस का इजाफा करते हैं किसके साथ, पहली शक्ल के साथ, तो वो हमारी पांचवी शक्ल बन जाती है वर्ब की। यानी कि यहां से हमें एक चीज सीखनी चाहिए कि पहली शक्ल, चौथी शक्ल और पांचवी शक्ल, ये आसान है समझना, ठीक है। क्योंकि पहली शक्ल जो है, पहली शक्ल के साथ आईएनजी लगाएंगे तो वो कौन सी शक्ल बनेगी, गोइंग, चौथी शक्ल। और पहली शक्ल के साथ हम एस या ईएस का इजाफा करेंगे तो कौन सी शक्ल बनेगी, पांचवी शक्ल। लिहाजा यहाँ पे जो हमारे लिए मुश्किल है वो है दूसरी और तीसरी शक्ल को समझना। और दूसरी और तीसरी शक्ल जो है वो अंग्रेजी में क्या होता है कि मुश्किल होती है। सिर्फ जो रेगुलर वर्ब्स होते हैं वो तो आसान होते हैं, जो इर्रेगुलर वर्ब्स होते हैं वो थोड़े से मुश्किल होते हैं, ठीक है। रेगुलर वर्ब्स और इर्रेगुलर वर्ब्स जो है ना वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। लेकिन अभी आपने सिर्फ ये बात जाननी है कि दूसरी और तीसरी शक्ल जो होती है वो मुश्किल होती है, चौथी और पांचवी शक्ल आसान होती है। क्योंकि पहली शक्ल के साथ जब हम आईएनजी का इजाफा करते हैं तो वो कौन सी शक्ल बनती है, चौथी। और पहली शक्ल के साथ जब हम एस या ईएस का इजाफा करते हैं तो वो कौन सी शक्ल बनती है, पांचवी। सिंपल इज दैट, ठीक है। ये था हमारा पहला तरीका वर्ब को पहचानने का, कि कोई सा भी दूसरा लफ्ज लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं, एक लफ्ज लिखता हूं इंपॉर्टेंट। अब इंपॉर्टेंट लफ्ज की आप पांच शक्लें बना सकते हैं, नहीं बनेगी। क्योंकि अंग्रेजी में सिर्फ जो पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर वर्ब ही एक ऐसा लफ्ज है जिसकी पांच शक्लें बनती। इंपॉर्टेंट, इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट, ये इम्पोर्टिंग, ये लफ्ज बनता ही नहीं है। चलो एक और एग्जांपल लिखता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ ठीक है, ब्यूटीफुल। अब ब्यूटीफुल को आप ब्यूटीफुलिंग तो नहीं ना कहेंगे, ठीक है। ये लफ्ज इसकी भी पांच शक्लें नहीं बन सकती। लिहाजा हमें ये अंदाज पता चला कि सिर्फ और सिर्फ वर्ब की एक ऐसा लफ्ज है इंग्लिश में जिसकी पांच शक्लें बनती। इसको जरा बताओ, इसको बताओ। सिर्फ और सिर्फ वर्ब ही एक ऐसा यानी कि लफ्ज है पार्ट्स ऑफ स्पीच में जिसकी पांच शक्लें बनती है। इसके अलावा किसी लफ्ज की पांच शक्लें नहीं बनती। ये रूल आपने अपने माइंड में बिठा लेना। और अगला तरीका नंबर 2, ये भी एक तरीका बताने लगा कि वर्ब को आप कैसे पहचान सकते हैं आसानी के साथ। मसलन मैं लफ्ज लिखने लगा हूं, गो का मतलब क्या होता है, जाना। कम का मतलब क्या होता है, आना। स्पीक का मतलब क्या होता है, क्या होता है मतलब, ऊंचा बोलो, बोलना। स्पीक का मतलब क्या होता है, बोलना। और रीड मैंने पढ़ना। राइट मैंने लिखना। देखें ये मैंने 5 वर्ब लिखे, ठीक है। अब यहां पे आपने एक बात माइंड में रखनी है कि जब मैंने इन सब का उर्दू में तर्जमा किया, किसमें तर्जमा किया, उर्दू में, तो इनके आखिर में नून अलिफ ना आया, ठीक है। जब मैंने उनका उर्दू में तर्जमा किया तो एंड पे क्या आया, नून अलिफ ना। तो यहां से भी आपको ये चीज़ समझनी चाहिए कि कोई सा भी अंग्रेजी का लफ्ज़ जिसका आप उर्दू में तर्जमा करें तो और उसके आखिर में नून अलिफ ना आ जाए, ठीक है, उसकी बेस फॉर्म का, ठीक है। बेस फॉर्म होती पहली फॉर्म का जब उर्दू में तर्जमा करें और उसके आखिर में नून अलिफ ना आ जाए तो वो जान जाएं आप कि वो लफ्ज़ फेल है, वर्ब है। ये इसकी दूसरी पहचान है। फिर बताता हूँ कि अंग्रेजी का ऐसा लफ्ज़ जिसका आप उर्दू में तर्जमा करें और उसके आखिर में नून अलिफ ना आ जाए तो वो समझ जाइएगा कि वो लफ्ज़ वर्ब है, यानी कि बेस फॉर्म, ये वाली बेस फॉर्म है। तो आप कोई सा भी और लफ्ज़ देख लें। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ खाना, ईट, नून अलिफ एंड पे आ गया। पीना, ड्रिंक। समझना, अंडरस्टैंड, एंड पे नून अलिफ आ गया, ठीक है। लिसन, सुनना,
सुनना के अंदर भी नुल्फ ना आ गया, ठीक है। उसके बाद स्मेल, सूंघना, राइट। फिर मैं कहता हूँ क्लीन, साफ करना, इस पर नुल्फ ना, यानी कि ये वर्ब है। जो कोई सा भी लफ्ज़, अब आपने ये प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। आपने वो लफ्ज़ इकट्ठे करने हैं कि जिनके हर में नुल्फ ना आए, वो वर्ब होता है, वो एक्शन होता है। तो इसके साथ आपकी अंग्रेज़ी बड़ी जल्दी इंप्रूव कर जाएगी और आप बहुत जल्दी अंग्रेज़ी अच्छी इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे। अब हमारे लड़कों को, हमारे तालिब इल्मों को, स्टूडेंट्स को ये पता ही नहीं होता कि वर्ब क्या है और हेल्पिंग वर्ब क्या है, ठीक है। अब आपको ये चीज़ जाननी पड़ेगी कि वर्ब क्या है और हेल्पिंग वर्ब क्या है, ठीक है। और दोनों में फ़र्क क्या है। बहुत बड़ा फ़र्क है कि वर्ब जो है वो 60,000 से ऊपर होते हैं और हेल्पिंग वर्ब्स कितने होते हैं, सिर्फ और सिर्फ यहाँ 27 है और यहाँ 24 हैं, सही है। तो ये चीज़ माइंड में रखें, उन 27 को पहचानना आपके लिए आसान है, ठीक है। लेकिन 60,000 लफ्ज़ को पहचानने के लिए ये कुछ ऐसी चीज़ें दी मैंने आप लिखी हैं कि इनको अंडरस्टैंड करें। ये सबसे बुनियादी चीज़ें हैं और इन बुनियादी चीज़ों को समझे, फिर आपको वर्ब की समझ मुकम्मल तौर पर लग जाएगी। जैसे मैंने ये एग्जांपल लिखी, ये उसकी डेफिनेशन लिखी, फिर वर्ब को पहचानने के तरीके, नंबर 1 अंग्रेजी का ऐसा लफ्ज़ जिसका 5 शक्लें बन जाए, ठीक है। और उसके बाद मैंने आपको चौथी और 5वीं शक्ल के बारे में बताया। उसके बाद ये मैंने लफ्ज़ लिखे जिनके एंड पर नुल्फ ना आया हुआ है। तो यहाँ से भी आपको ये समझनी चाहिए चीज़ कि अंग्रेज़ी का ऐसा लफ्ज़ जिसका हम उर्दू तर्जुमा और उसका हमें नुल्फ ना आ जाए तो वो भी वर्ब होता है। अब मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में आपको वर्ब के रिलेटेड एक लेक्चर दूंगा कि वर्ब की आपने दूसरी और तीसरी फॉर्म कैसे बनानी होती है, ठीक है जी। ये वाली और ये वाली और ये वाली फॉर्म और ये वाली फॉर्म तो आज आपको पता चल गया। अब फॉर एग्जांपल एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ये गो है, इसकी चौथी फॉर्म क्या होगी, गोइंग, और 5वीं गोज। ये कम है, चौथी फॉर्म क्या होगी, बोलो, कमिंग, और 5वीं कम्स। ये स्पीक है, चौथी फॉर्म क्या होगी, स्पीकिंग, और 5वीं स्पीक्स। ये रीड है, रीडिंग, और 5वीं रीड्स, गुड, शाबाश। राइटिंग, और 5वीं राइट्स। देखिए कोई सा भी लफ्ज पकड़ ले, वर्ब पकड़ ले, उसकी चौथी और 5वीं शक्ल बनाए। 3 शक्लें तो आपके पास आ जाती हैं, बाकी 2 जो रह गई वो इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा कि उनके बारे में आपने किस तरह जाएंगे, किस तरह आपने वो फॉर्म ऑफ वर्ब्स बनानी है। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर बड़ा पसंद आएगा। इस लेक्चर को आगे शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। ये लेक्चर मेरा यूट्यूब के ऊपर मैं दे रहा हूँ, जो लिंक शेयर कर रहा हूँ आपसे, वो इसलिए सिर्फ कि व्हाट्सअप के ऊपर वो लेक्चर पूरा डिलीवर नहीं हो पा रहा था मुझसे। तो अब इसको आगे शेयर करें, प्रमोट करें और लैंग्वेज सीखें, अच्छी लैंग्वेज सीखें। तो इंशाल्लाह हमारा जो अगला होगा स्टेप, वो उसमें दूसरी और तीसरी फॉर्म जो आपको पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो उसके बाद पहले ये बुनियादी आपकी अच्छी हो जाएगी, फिर इंशाल्लाह आपको प्रॉपर एक लैंग्वेज जो आपको ना एक अच्छी लैंग्वेज आना शुरू हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।